बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज मेथड्स फॉर द प्रोटीन स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। इससे पहले हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज हम एज वी ऑल नो दैट एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। तो हमने अगर उनकी स्ट्रक्चर को स्टडी करना है, एंजाइम की स्ट्रक्चर को स्टडी करना है कि कौन सा एंजाइम की स्ट्रक्चर किस तरह से है, वो केमिकली किस तरह से बॉन्डेड है, उसके अंदर जो अमाइनो एसिड्स हैं उनकी स्ट्रक्चर किस तरह से, वो किस तरह से फोल्ड हुए हुए, तो उसके लिए हमें जो है डिफरेंट टेक्निक्स का सहारा लेना पड़ता है स्टडी के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे कि हमारे पास प्रोटीन की स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन किस क्या होती है, और उसके बाद हम बेसिकली तीन बेसिक टेक्निक्स हैं जो कि स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन के लिए यूज होती हैं, हम उनको स्टडी करेंगे। सबसे पहली है एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी, सेकंड इज द न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एंड द थर्ड वन इज द क्रायोइलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे पास प्रोटीन स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन क्या है और उसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है। सो वेरियस फंक्शंस ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम डिपेंड्स अपॉन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो ये सबसे पहली चीज है, और हम जब एंजाइम की बात करते हैं तो एंजाइम जो है वो हाईली स्पेसिफिक होता है, अपने स्ट्रक्चर के ऊपर बेस कर होता है और अपने फंक्शन के ऊपर बेस कर होता है। सो डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन असिस्ट इन स्क्रूटनाइजिंग द डायनामिक्स ऑफ प्रोटीन, और इसकी वजह से हमें ये पता चल जाता है जब हम उसकी स्ट्रक्चर या फंक्शन को हम एनालाइज करते हैं, तो उसकी वजह से हमें उसके जो है डायनामिक्स के बारे में पता चल जाता है कि ये प्रोटीन किस तरह से, ये किस तरह की कंपोजिशन है, ये किस तरह से वर्क करेगी और ये किस तरह से सिंथेसाइज हुई है। ठीक है। To understanding the function of protein at a molecular level, it is often necessary to determine their three-dimensional structure। कि हम थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तो हम उसमें प्रॉपर्ली एनालाइज कर सकते हैं जी कि कौन सी मोटिव्स, कौन सी डोमेन्स किस जगह पे मौजूद हैं, एक्टिव साइट कहाँ पे मौजूद है, कौन से अमाइनो एसिड्स जो एक्टिव साइट के अंदर मौजूद हैं वो किस तरह से हमारे पास इंटरेक्ट करते हैं आपके सबस्ट्रेट के साथ। सो दीज आर द रीजंस के हमें जो है हमारे पास स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है हमारे पास प्रोटीन स्ट्रक्चर्स में पाया जाता है। हमें जरूरत क्यों है स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन की, और इसकी वजह से हमें अंडरस्टैंडिंग में क्या हेल्प होती है। तो हमें हाउ प्रोटीन इंटरेक्ट विद अदर मॉलिक्यूल ये भी पता चलता है। हाउ दे परफॉर्म कैटालिसिस इन केस ऑफ एंजाइम, के एंजाइम्स कैटालिसिस किस तरह से करेंगे, जैसे मैंने डिस्कस किया कि या किस तरह से एंजाइम्स जो हैं वो एक्टिव साइट किस तरह से इंटरेक्ट करेगी आपके सबस्ट्रेट्स के साथ। उसके अलावा इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन विद अदर मॉलिक्यूल्स इंक्लूडिंग प्रोटीन इटसेल्फ। हम क्या देखते हैं कि आपके पास जो प्रोटीन होती हैं वो हमारे पास जो है फोल्ड हुई होती हैं एक दूसरे के ऊपर। हमारे पास जो चेन्स होती हैं, जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो हम उसको भी स्टडी कर सकते हैं कि किस तरह से हमारे पास इंटरेक्शंस हो रही हैं। उसके अलावा मिसकोडिंग एंड मिसफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन एसोसिएटेड विद डिजीजेस, जिसमें हम प्रायॉन्स को स्पेसिफिकली कह रहे होते हैं जो कि मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होती हैं, या फिर हमारे पास मिस इनकॉर्पोरेशन हो जाए, तो मिस इनकॉर्पोरेशन की वजह से हमारे पास प्रोटीन की स्ट्रक्चर में किस तरह से डिफरेंस आ रहा है, उसके एक्टिव साइट पे क्या इफेक्ट आ रहा है। तो ये सारी चीजें जो है हमारे पास जो एसोसिएट कर रही हैं, जो कि लीड कर रही हैं डिफरेंट डिजीजेस को, उन सारों को भी स्टडी करने में हेल्प होती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली we can determine the 3D structure of a protein that help us to understand the mechanism of action of protein and its function। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है अगर आप देख सकते हैं प्रोटीन्स की। तो हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये हमारे पास अल्फा हेलिसेस और बीटा शीट्स की फॉर्मेशन करती है। ठीक है। और थर्डली हमारे पास ये टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की जब फॉर्मेशन करती है, तो ये चारों स्ट्रक्चर्स हमें किस तरह से रिवील हुई हैं कि हमने प्रोटीन स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन की है बेसिकली। ठीक है। हमने प्रोटीन स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन की, तो हमने कहा जी ये जो लीनियर स्ट्रक्चर्स होती हैं वो उनको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। जो हमारे पास थोड़ी सी जो है हेलिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं, या फिर हमारे पास शीट लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, उनको हम जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। जब हमारे पास वो हमारे पास एक प्रॉपर जो है डोमेन की फॉर्मेशन करती हैं, जिसमें हमारे पास अल्फा हेलिसेस बीटा शीट्स दोनों मौजूद होती हैं, और वो प्रॉपर एक फंक्शन कर रही हो, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर्स में मोर देन अ सिंगल डोमेन हमारे पास मौजूद होती है, और वो मोर देन सिंगल फंक्शन भी परफॉर्म करने के काबिल होते हैं। तो ये सारी चीजें हमें जो है प्रोटीन स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन से ही पता चली हैं। सो वेरी फर्स्ट टेक्निक द प्रोटीन एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। मॉलिक्यूल साइज इज टू स्मॉल टू सी अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। हम जब भी हम स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे तो हमारे पास जो एंजाइम्स होते हैं वो इतनी स्मॉल स्ट्रक्चर्स होती है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, कि हम उनके अंदर फर्दर स्मॉल एटम्स को हम नहीं देख सकते लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर। ठीक है। क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप जो है हमारे पास उसकी एज इट्स वेवलेंथ इज बिटवीन 400 to 700 नैनोमीटर इज मच लार्जर देन द मॉलिक्यूलर साइज, जबकि मॉलिक्यूल का खुद अपना साइज ही इससे बहुत छोटा होता है। सो वी यूज एक्स-रे रेडिएशन टू लुक टू द मॉलिक्यूल्स एज इट वेवलेंथ इज 0.1 नैनोमीटर इज मच स्मॉलर, जो कि हमारे पास मॉलिक्यूलर साइज से भी हमारे पास कम हो जाता है। तो हमारे पास हम उसको इजीली हम देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, और एक्स-रे रेडिएशन में हम जब एक्स-रेज को यूज कर रहे होते हैं बेसिकली, तो वो हमारे पास उससे भी माइन्यूट पार्टिकल से एमिट हो रही होती है। तो दैट इज व्हाई कि वो हमारे पास उसकी रेजोल्यूशन पावर थोड़ी ज्यादा अच्छी होती है।
एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी प्रिंसिपल को अगर हम फॉलो करें तो द एक्सरेज आर डायरेक्टेड बाय क्रिस्टल डायरेक्ट डिटेक्शन ऑफ द एटम पोजीशन इन द क्रिस्टल्स। अब क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास एक क्रिस्टल की फॉर्मेशन की जाती है। जिस भी हमने कंपाउंड को स्टडी करना है उसके क्रिस्टल्स बनाए जाते हैं। जब उस क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन हो जाती है तो फिर उन क्रिस्टल्स को बेसिकली हमारे पास इम्प्लांट किया जाता है और उसमें से हमारे पास क्या पास की जाएंगी, हमारे पास एक्सरेज पास की जाएंगी। ये एक्सरेज बेसिकली डायफ्रैक्ट होती हैं उन मॉलिक्यूल्स की वजह से, और डायफ्रैक्शन की वजह से हमें बेसिकली उनका प्रॉपर स्ट्रक्चर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप की फॉर्मेशन होती है, जिससे हम प्रेडिक्ट करते हैं अपना प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं। अब ये होता है कि जिन जिन एरियाज में हमारे पास आगे अगर मॉलिक्यूल्स आ गए तो वहां से वो एक्सरेज या इलेक्ट्रॉन बाउंस बैक हो जाते हैं, वहां पे पीछे शेडो क्रिएट हो जाता है, और जहां जहां से हमारे पास उनको स्पेसेस मिलती है वो वहां से वहां पीछे पहुंच जाते हैं, और वहां पे क्या होता है, ब्राइट कलर की अपीयरेंस आती है। तो इस तरह से हमारे पास, जिस तरह आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आप एक्सरे निकलवाते हो तो आपके पास क्या होता है कि वो सारा एरिया जो कि हमारे पास लाइक बोन, जिनमें से हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं क्रॉस कर सकती, वो व्हाइटिश इन कलर आपको अपीयर होती है, जबकि बाकी जितना बैकग्राउंड है वो आपको ब्लैकिश इन कलर अपीयरेंस होता है। तो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी पीछे पहुंचती है आपके पास इलेक्ट्रॉन की, उतना ज्यादा डार्कर कलर आता है, और जितनी लो डेंसिटी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की आपके पास कैप्चर होती है डिटेक्टर के ऊपर, उतनी ब्राइटर कलर हमारे पास डिटेक्ट होता है। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है, एक इमेज की फॉर्मेशन हो जाती है। और इसमें हमारे पास क्रिस्टल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रिस्टल में हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास चेंज नहीं हो रही होती हैं। वाई एक्सरेज हम हमेशा एक्सरेज क्यों कहते हैं, क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप पे 300 नैनोमीटर, अप्रोक्सीमेटली 400 नैनोमीटर इसकी हमारे पास वेवलेंथ होती है, और इसमें हम सिंपल जो है इंडिविजुअल सेल्स और सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स को ही देख सकते हैं, उनके अंदर मॉलिक्यूल्स को हम नहीं देख सकते। उसके अलावा हम इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें तो दे कैन इनकी वेवलेंथ अप टू 0.12 अप टू 10 नैनोमीटर तक होती है, और ये सेलुलर आर्किटेक्चर, शेप्स ऑफ लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स वगैरह देख सकते हैं हम इसकी मदद से। मगर एक्सरेज की अगर हम बात करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.1 और 1 एंगस्ट्रॉम तक हमारे पास देख सकते हैं, और इसी वजह से हम एटॉमिक डिटेल्स ऑफ द प्रोटीन्स को भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। अब जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का होता है प्रोसीजर, वो किस तरह से होता है, सबसे पहली चीज आती है आपके पास प्रोटीन प्यूरिफिकेशन, कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, बेसिकली प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, तो प्रोटीन्स को प्यूरिफाई करना पड़ता है किसी चीज से। तो हमारे पास सबसे पहला जो प्रोसीजर क्या होगा कि आपने सेल लेने हैं और उसको आपने सेल लाइसिस के थ्रू हमारे पास क्या करना है, उसको हमारे पास जो है होमोजेनाइज करना है। जब होमोजेनाइज होगा तो सेल के अंदर जितनी भी प्रोटीन्स हैं वो आपके पास सोल्यूशन के अंदर आ जाएंगी। उसके बाद हम उसकी फर्दर इंक्यूबेशन करते हैं और निकल NTA एगरोस बीड्स के थ्रू हम इसकी ट्रीटमेंट करते हैं, और फिर वॉश करते हैं विद द साल्ट सोल्यूशन। तो हमारे पास क्या हो जाता है, जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं वो हमारे पास सेडिमेंट हो जाती है, और ऊपर से सुपरनेटेंट हम जो है रिलीज करवा डिस्कार्ड कर देते हैं। उसके बाद जो हमारे पास सुपरनेटेंट है उसमें हम बफर ऐड कर देते हैं, और उसको फिर रन करते हैं हम STS पेज के ऊपर, और ये हमारे पास प्रोटीन सोल्यूशन हमारे पास आया हुआ बेसिकली। और STS पेज जब रन होता है तो आपके पास कुछ इस तरह से हमारे पास जो है रिजल्ट शो हो रहे होते हैं, जिसमें आपको ये डिफरेंट साइज की हमारे पास प्रोटीन्स आपके पास अपीयर हो रही हैं, जो कि हमारे पास डिफरेंट साइज के। अब आपको जो साइज चाहिए होता है हम उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इसको प्रोटीन को यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर देते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स, जिसमें हमारे पास सदर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग हमारे पास आ जाती हैं। तो उनके जरिए हम जो है DNA, RNA और प्रोटीन को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और फिर उनको फर्दर जो हम क्रिस्टलाइज करते हुए हम उनको फर्दर एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहला प्यूरिफिकेशन का स्टेप था। तो मिनिमम 5 to 10 माइक्रोग्राम प्योर सॉल्युबल प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड विद अ बेटर देन 95% प्योरिटी। आपके पास जो है 5 to 10 मिलीग्राम जो है आपको प्योर सॉल्युबल प्रोटीन चाहिए, और दूसरी क्या है, उसकी प्योरिटी कितनी होनी चाहिए, आपके पास 95% होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन की तरफ जाते हैं। हमने जो हमारे पास प्रोटीन मोनोमर्स आए थे उनको हम क्या करते हैं कि हमारे पास डिसऑर्डर ऑफ द यूनिट सेल्स होते हैं, उसके बाद वाइब्रेशन मॉलिक्यूल्स की करते हैं और डिस्टॉर्शन इन क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। जब हम उनकी वाइब्रेशन करते हैं तो हमारे पास एसोसिएटेड चेन्स की फॉर्मेशन होने शुरू हो जाती है, और फिर एसोसिएटेड चेन जो है वाइब्रेट करते हुए ग्लोइंग क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन करती है, और ग्लोइंग क्रिस्टल्स हमारे पास जो है फर्दर डिफरेंट शेप्स के हमारे पास देखे जा सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन हैंगिंग ड्रॉप मेथड भी हम यूज कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं हम 1 to 5 माइक्रोलीटर प्रोटीन सॉल्यूशन इज सस्पेंडेड ओवर 1 ml ऑफ रिजर्वायर कंटेनिंग प्रेसिपिटेंट सॉल्यूशन। ठीक है। इसमें क्या होता है, ये रिजर्वायर होता है प्रेसिपिटेंट सॉल्यूशन का, और हैंगिंग ड्रॉप ऑफ प्रोटीन हम ऊपर रखते हैं। ठीक है। और इसकी मदद से हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ये यहाँ पे क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि नीचे रिजर्वायर की थ्रू हमारे पास ये प्रेसिपिटेट होकर ऊपर आया हुआ होता है। डेटा कलेक्शन उसके बाद हम करते हैं कि हमारे पास हमने ये जो क्रिस्टल बनाया है इसको हम माउंट करते हैं, इसको वहां पे फिक्स करते हैं। क्रिस्टल माउंटिंग बाय रोटेटिंग देम एंड एक्सरे बीम पास थ्रू देम। उसके बाद एक्सरे को फायर करते हैं, वो उसके अंदर से गुजरती है, और जो मैंने आपको बताया था कि जहां जहां से वो गुजर जाएगी वहां पे आपके पास डार्कर कलर अपीयरेंस आएगी, जहां से वो नहीं गुजरेगी वहां ब्राइटर कलर की अपीयरेंस आएगी, या इसके जो है हमारे पास वाइस वर्सा भी हो सकता है। दिस मेथड इंक्लूड यूजिंग अ कैपिलरी या ट्यूब। कैपिलरी हमेशा क्या होगा, क्रिस्टल आपके पास कहां पे रखा जाएगा, आपके कैपिलरी ट्यूब के अंदर रखा जाएगा। ठीक है। उसके बाद बोथ कैपिलरी आर ट्यूब माउंटेड इन
गोनियोमीटर के अंदर उसको रखा जाता है। अब ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, ये कैपिलरी ट्यूब आ जाती है जिसके अंदर हमारे पास क्रिस्टल यहाँ पे रखा जाता है, और ये आपके पास जो पूरी स्ट्रक्चर है ये गोनियोमीटर कहलाता है, ठीक है। अब क्या होता है, रोटेटिंग एनोड होता है और उसकी वजह से हमारे पास फायर होती है, आपके पास प्राइमरी एक्सरे बीम आपके पास निकलती है, उसको हमारे पास मिरर्स की मदद से फोकस किया जाता है आपके क्रिस्टल के ऊपर, और क्रिस्टल्स के थ्रू जब ये पास होती है तो पीछे आपके पास ऑटो डिटेक्टर के थ्रू ये इमेज की फॉर्मेशन कर रही होती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जी कि हमारे पास किस तरह से ये इमेज की फॉर्मेशन हुई है बाय यूजिंग द एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। तो एक्सरे सोर्स इज ऑफन स्क्रूटॉन इज हाई रेजोल्यूशन। हाई रेजोल्यूशन का मतलब ये है जी कि हमारे पास जो है इसकी हाई रेजोल्यूशन का मतलब ये कि ये बहुत माइन्यूट डिस्टेंस रखते हैं वाले मॉलिक्यूल्स को भी एक दूसरे से स्प्लिट करके दिखा सकता है, ठीक है। टिपिकल साइज ऑफ क्रिस्टल जो होता है वो हमारे पास 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.1 नैनोमीटर रखा जाता है। एक्सरेज पेनिट्रेट क्रिस्टल्स करेंगे, उसके बाद स्कैटर हो जाएंगी, कैप्चर इन डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑन अ डिटेक्टर, और उसके बाद हम रोटेट करते जाएंगे क्रिस्टल को और रिपीट प्रोसेस करते जाएंगे ताकि हमारे पास तीनों चारों तरफ से जितनी भी हमारे पास साइड्स हैं उसकी 3D स्ट्रक्चर जो हमने बनानी है उसकी हमारे पास जो है एक इमेज की फॉर्मेशन हो सके। 330 डिग्री के हिसाब से भी उसको रोटेट करते हैं और 180 डिग्री के अकॉर्डिंग भी हम उसको रोटेट करते हैं, और अपने पास जो है जितने भी हमारे पास जो है एक्सरे डिटेक्शन के पैटर्न्स आ रहे हैं उनको हम क्या करते जा रहे हैं, हम रिकॉर्ड करते जा रहे हैं, ठीक है। दिस प्रोसीजर इलेक्ट्रॉन मैप हैज बीन सम फेजिंग प्रॉब्लम कैन बी ट्रीटेड बाय मॉलिक्यूलर रिप्लेसमेंट भी हम कर सकते हैं, आइसोमॉर्फस रिप्लेसमेंट और फ्यूरियस ट्रांसफॉर्म्स भी हम कर सकते हैं जब अगर हमारे पास कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन मैप के अंदर कोई भी फेजिंग के दरमियान कोई प्रॉब्लम आ जाए तो, ठीक है। उसके बाद हम फिटिंग प्रोटीन सीक्वेंस टू गेट बेटर इलेक्ट्रॉन मैप, उसके बाद हम प्रोटीन को फिक्स कर देते हैं। जब हमारे पास एक इमेज बेस्ट आ रहा होता है तो उस टाइम पे हम उसको फिट कर देते हैं उस जगह से, फिर हम उसको हिलाएंगे नहीं, पहले तो हम उसको रोटेट कर रहे थे और उसके टाइम पे उसको हम बस्ट करके हम उसका इमेज ले रहे होते हैं और वो फाइनल हमारे पास इमेज होता है आपके पास आपकी प्रोटीन का। अब हम मूव करते हैं एनएमआर के ऊपर। तो एनएमआर की अगर बात करें तो उसका पहला पर्पस क्या है, वही एम है जी, ये सेट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन एटॉमिक न्यूक्लियाई। पहले में तो हमने क्या कहा था जी कि आपके पास जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी होती है वो स्ट्रक्चर की बात होती है, 3D स्ट्रक्चर किस तरह से आपकी प्रोटीन की, जबकि हमारे पास एनएमआर की बात होती है तो हमारे पास हम डिस्टेंस बिटवीन एटॉमिक न्यूक्लियाई की बात कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो एटम्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक अमीनो एसिड की बात करता हूँ, कार्बन नाइट्रोजन हमारे पास अमीनो ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन होता है और आर ग्रुप होता है। तो अब इस कार्बन के न्यूक्लियस और इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के दरमियान कितना डिफरेंस है, कार्बन और नाइट्रोजन के न्यूक्लियस के दरमियान कितना डिफरेंस है, कार्बन कार्बन के न्यूक्लियस के दरमियान कितना, दिस इज द एटॉमिक न्यूक्लियाई डिस्टेंस, ठीक है। तो हमारे पास यूज फॉर द प्रोटीन दैट आर हार्ड टू क्रिस्टलाइज एंड कैन बी डिसॉल्व्ड एट हाई कंसंट्रेशन। अब वो प्रोटीन जिनको हम क्रिस्टलाइज नहीं कर सकते, लाजमी नहीं कि आपके पास सारी प्रोटीन क्रिस्टलाइज हो जाए, तो वो प्रोटीन जिनको क्रिस्टलाइज हम नहीं कर सकते और उनको हमारे पास जो है वो उनकी कंसंट्रेशन कैन बी डिसॉल्व्ड एट हाई कंसंट्रेशन, उनकी जो है हमारे पास कंसंट्रेशन भी ज्यादा है तो हम वहां पे इसको न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस को हम यूज कर सकते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है, बेसिकली बेस्ड ऑन न्यूक्लियर स्पिन हैव एन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर। अब क्या होता है कि हमारे पास न्यूक्लियस जो है वो कंटिन्यूअसली स्पिन कर रहा होता है, जब भी स्पिन कर रहा होता है एंड पैरेलल और एंटी पैरेलल, तो हमारे पास क्या करता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की हमारे पास एक फॉर्मेशन होती है, ठीक है, और अप्लाइंग रेडियो फ्रीक्वेंसी चेंजेस टू दिस, और इस वजह से रेडियो फ्रीक्वेंसी चेंजेस हमारे पास आती है। अब एनएमआर की वजह से क्या होता है कि हमने करना क्या है, स्टेप्स क्या है। सबसे पहले जैसे हमने प्रीवियसली देखा था कि हमारे पास प्रोटीन एक्सट्रैक्शन थी हमारे पास, या प्योरिटी प्रोटीन प्यूरिफिकेशन थी, प्योरीफिकेशन सॉल्यूशन इसमें भी बनाया जाता है, मगर उसमें हमारे पास 300 टू 600 ml प्रोटीन कंसंट्रेशन होनी चाहिए, इससे ज्यादा हमारे पास जो है कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हाईली प्यूरिफाइड प्रोटीन सैंपल होना चाहिए। उसके बाद डेटा कलेक्शन आ जाती है। डेटा कलेक्शन में क्या होता है, basically distinct nucleus produces chemical shift into two main experimental categories, ठीक है, one where magnetization is transferred through the chemical bonds and one where the transfer is थ्रू स्पेस। अब क्या होगा कि आपके पास पहला जो हमारे पास डिस्टेंस न्यूक्लियस प्रोड्यूस्ड केमिकल शिफ्ट्स होते हैं, दो तरह के केमिकल शिफ्ट होते हैं। पहला वो शिफ्ट होता है जिसमें आपके पास जितनी भी मैग्नेटाइजेशन हुई है, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन, क्योंकि न्यूक्लियस जब घूमेगा तो आपके पास मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस होगी, तो हमारे पास जब मैग्नेटाइजेशन होती है तो वो जो हमारे पास ट्रांसफर थ्रू केमिकल बॉन्ड्स किस तरह से ट्रांसफर हो रही है, और दूसरा जो है हमारे पास स्पेसेस के थ्रू वो किस तरह से ट्रांसफर हो रही है। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ से अब ये देख रहे हैं हम, ये वाला जो हमारे पास फिगर है, अब हमारे पास जैसे ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप आया है तो हमारे पास जो है यहाँ पर उसने पीक दे दी है और उसके बाद जो है ये हमारे पास फ्लैट होगी। अब ये क्या हो रहा है, स्पेस के दरमियान से घूम रही है। अब अगेन से जो है केमिकल बॉन्ड CH2 के ऊपर आ गई है, तो हमारे पास यहाँ पे उसने दे दी, मगर यहाँ पे उसने दो लाइन दी है क्योंकि ये हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान का बॉन्ड भी शो कर रहा है कि इनके दरमियान इतना गैप है, और फिर उसने कंप्लीट गैप
किया हुआ है और CH3 को उसने शो किया हुआ है। तो ये सेंट्रल गैप जो होगा, अब यहाँ पे हम देखें अप्रोक्सीमेटली इट इज 3.5 एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली 1, ठीक है। तो हमारे पास इसका बॉन्ड एंगल कितना, बॉन्ड लेंथ कितनी आ गई, 3.5 आ जाएगी हमारे पास अप्रोक्सीमेटली, दिस इज 3.5 to 5, और ये हमारे पास इसको अगर मेजर करें तो 1.5 इसका गैप आ जाता है। तो अप्रोक्सीमेटली इस तरह से हमारे पास बॉन्ड हमारे पास मेजर किए जाते हैं, बॉन्ड लेंथ हमारे पास मेजर की जाती है। सीक्वेंशियल रेजोनेंस जो हमारे पास असाइनमेंट की अगर उसके बाद बात करते हैं तो हमारे पास मैप केमिकल शिफ्ट टू एटम बाय सीक्वेंशियल वॉकिंग, टेक द एडवांटेज ऑफ द नॉन प्रोटीन सीक्वेंस, इसमें हम नॉन प्रोटीन सीक्वेंस को भी हम साथ में यूज कर रहे होते हैं, उसका एडवांटेज भी ले रहे होते हैं, और असाइनमेंट बेस्ड ऑन प्रोटॉन प्रोटॉन, और हमारे पास जो है इसमें हमारे पास इसी तरह से फिर वर्क हो रहा होगा। वेल, फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या रहता है, कलेक्शन ऑफ द कंप्यूटेशनल कंस्ट्रेंट्स आ जाती हैं। जियोमेट्रिक कंफर्मेशनल इंफॉर्मेशन डिराइव्ड फ्रॉम एनएमआर, जो हमारे पास जितनी भी हमें आती हैं उसको हम लेते हैं और डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियर भी फाइंड करते हैं, एंगल बिटवीन बॉन्ड भी फाइंड करते हैं, और मोशन इन द सॉल्यूशन भी हमारे पास फाइंड कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये सारा डेटा हमारे पास उधर से मिल रहा होता है। उसके बाद केमिकल शिफ्ट डेटा प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये हमेशा सेकेंडरी स्ट्रक्चर या क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर के बारे में हमारे पास जो है टाइप ऑफ क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा होता है, ठीक है। अब क्या होता है, स्ट्रक्चरल कैलकुलेशन, हम उसकी बात करते हैं। स्ट्रक्चरल कैलकुलेशन की जब बात आती है तो हमारे पास डिटर्मिनेशन रिस्ट्रेंट्स इन द इनपुट विच यूज्ड बाय द कंप्यूटर प्रोग्राम्स, दिस प्रोसेस गिव्स अस एंसेंबल ऑफ स्ट्रक्चर। और उसके बाद हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को हम ये सारी जो है इंफॉर्मेशन दे देते हैं, फॉर एग्जांपल ये बॉन्ड इतना है, ये बॉन्ड इतना है, ये मॉलिक्यूल मौजूद है, ये मॉलिक्यूल मौजूद है, और उसके बाद हमारे पास जो कंप्यूटर को सारा डेटा दे देते हैं तो वो उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है और हमें फाइनली एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करके देता है, जस्ट लाइक दिस। तो हमारे पास ये हमारे पास विद द हेल्प ऑफ एनएमआर हम स्ट्रक्चर जो है डिटेक्ट कर सकते हैं। अब एक्सरे और एनएमआर के जो हमारे पास प्रोज एंड कॉन्स किस तरह क्या है, हम पहले एक्सरे को डिस्कस करते हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स, देन वी विल गो ऑन टू द एनएमआर। तो एक्सरे की बात क्या है, गेट होल 3D स्ट्रक्चर, क्योंकि हमने क्या कहा था, हम इसको रोटेट कर रहे होते हैं क्रिस्टल को, और प्रोटीन हैज टू फॉर्म स्टेबल क्रिस्टल्स दैट डायफ्रैक्ट वेल। अगर हमारे पास क्रिस्टल्स अच्छे नहीं बने होंगे तो कभी भी आपके पास जो है डायफ्रैक्शन अच्छी नहीं होगी, तो आपके पास प्रोटीन स्ट्रक्चर अच्छी नहीं आ सकती। तो ये चीज आपने याद रखनी है, 3D स्ट्रक्चर तो हो जाएगा मगर क्रिस्टल अच्छा ना हो तो स्ट्रक्चर ठीक नहीं आएगी। दूसरा, आपके पास प्रोड्यूस्ड अ सिंगल मॉडल दैट इज इजीली टू विजुलाइज एंड इंटरप्ट, तो ये हमारे पास एक ही मॉडल देता है जो विजुलाइज भी कर सकते हैं, हम उसको इंटरप्ट भी कर सकते हैं, मगर क्रिस्टल प्रोडक्शन कैन बी डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। मोर मैथमेटिकल डायरेक्टेड इमेज कंस्ट्रक्शन होती है यहाँ पे, जबकि हम बात कर रहे हैं तो इनएबिलिटी टू एग्जामिन सॉल्यूशंस एंड द बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सॉल्यूशन, तो हम उसकी एबिलिटी डिफाइन नहीं कर सकते सॉल्यूशन के अंदर उसकी क्या एबिलिटी होगी, क्योंकि हम तो उसको क्रिस्टल बना चुके हैं, तो हमारे पास किस तरह से ये सॉल्यूशंस के अंदर बिहेव करेगी, बाकी सब चीजें तो हम इसको डिटरमिन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद क्वालिटी इंडिकेटर अवेलेबल होता है, जबकि देयर इज नो चांस टू डायरेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हम इसमें फाइंड नहीं कर सकते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल्स कैन बी डिटरमिन्ड, और अननेचुरल नॉन पॉलीफिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर हम उसको जो है डिटरमिन नहीं कर सकते। एनएमआर के प्रोस की अगर बात करें तो फिर बाद में कॉन्स की तरफ आएंगे। तो हमारे पास कैन प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन ऑन डायनामिक्स एंड आइडेंटिफाई एंड रिवील साइड चेन मोशन, कि हमारे पास साइड चेन मोशन क्या हो रही है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैन बी डिराइव्ड। उसके बाद हमारे पास फ्री फॉर्म आर्टिफैक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम क्रिस्टलाइजेशन, कि हमारे पास जो क्रिस्टलाइजेशन की वजह से कोई आर्टिफैक्ट डिफेक्ट्स आ रहे हैं तो उससे भी ये फ्री होता है। यूजफुल फॉर प्रोटीन फोल्डिंग, हम इससे स्टडी कर सकते हैं, और क्लोजर टू बायोलॉजिकल कंडीशंस भी होता है ये। उसके बाद एनएमआर की अगर हम बात करें, इसके कॉन्स क्या है जी, रिक्वायर्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस चाहिए, जो कि हमारे पास बहुत मुश्किल काम होता है। उसके बाद करंटली लिमिटेड टू द डिटरमिनेशन ऑफ रिलेटिवली स्मॉल मोर प्रोटीन्स, कि हमारे पास लिमिटेशन होती है इसमें कि स्मॉल प्रोटीन सिर्फ हम इसमें स्टडी कर सकते हैं, लार्जर प्रोटीन नहीं स्टडी कर सकते हैं। वीकर इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है, और फाइनली प्रोड्यूस्ड एन एंसेंबल ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर्स रादर देन वन मॉडल, तो हमारे पास जो है एक मॉडल से ज्यादा हमारे पास मॉडल्स की स्ट्रक्चर्स आ रही होती हैं। तो ये चीज होती है कि हमने इसको थोड़ा सा एनालाइज करने में हमारे पास जो है इसमें स्पेशलाइजेशन चाहिए होती है, जबकि एक्स्ट्रा को हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनती है उसको एक नॉर्मल साइंटिस्ट भी हम उसको एनालाइज कर सकता है। फाइनल थर्ड जो हमारे पास आ जाती है टाइप, दैट इज क्रायोइलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इट इज द न्यू टेक्निक फॉर स्टडीइंग द आर्किटेक्चर ऑफ द सेल, वायरसेस, प्रोटीन असेंबलीज एट मॉलिक्यूलर रेजोल्यूशन। अब क्रायोइलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हम सिर्फ, क्योंकि वायरसेस हो गई और हमारे पास उनकी प्रोटीन असेंबलीज जो है बहुत स्मॉल होती हैं, उनके अंदर बहुत छोटी हमारे पास प्रोटीन होती हैं, और उनकी मॉलिक्यूलर रेजोल्यूशन भी बहुत ज्यादा हाई होती है, तो दैट इज वाई हम उसको स्टडी करने के लिए क्रायोइलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी भी स्टडी कर रहे होते हैं। क्योंकि हमारे पास जो हमने क्रिस्टलोग्राफी के लिए हमें ज्यादा प्रोटीन क्वांटिटी चाहिए, जो कि हमें इससे मिल नहीं रही होती। एनएमआर के लिए हमें हाई प्रोटीन क्वालिटी चाहिए होती, जो कि हमें इससे नहीं मिल रही होती, तो हम क्रायोइलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी तभी हम वायरसेस के केस में हम यूज कर रहे होते हैं, या आर्किटेक्चर ऑफ द सेल्स को स्टडी करने के लिए हम एनएमआर यूज कर रहे होते हैं, सो क्रायोइलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यूज कर रहे होते हैं। तो प्रिंसिपल इसका क्या है, व्हेन अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पास थ्रू द स्पेसिमेन, अ पार्ट ऑफ इट इज ट्रांसमिटेड एंड द पार्ट व्हेन
projected on the fluorescent screen, its image can be seen by the observer. अब क्या होता है, यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन गन के थ्रू आपके पास इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, आपके पास कंडेंसर लेंस होता है जो कि जितनी भी इमेजेस रेज हैं उनको इमेज एक स्पेसिमेन पे फोकस कर रहा होता है, उसके बाद उस स्पेसिमेन से वो डायफ्रैक्ट होकर निकलते हैं, दोबारा से ओपन होते हैं और नीचे हमारे पास जो प्रोजेक्टर होता है वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर जाके पड़ता है और वहां पे वो डिफरेंट तरह के हमारे पास जो है कलर्स यूज करते हुए उस चीज का इमेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। बायोलॉजिकल स्पेसिमेन में हम थिन फिल्म चाहिए होती है और विट्रस सेक्शंस भी हम यूज कर सकते हैं। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि अलाउ द ऑब्जर्वेशन ऑफ स्पेसिमेन दैट हैज नॉट बीन स्टेन्ड और फिक्स्ड इन एनी वे, ये फिक्स भी ना हो, ये स्टेन भी ना हो, किसी तरीके से भी ना, हम उसको फिर भी स्टडी कर सकते हैं। शोइंग देम इन देयर नेटिव एनवायरनमेंट में भी हम उसको देख सकते हैं। लेस इन फंक्शनल इररिलेवेंट कन्फर्मेशनल चेंजेस इतनी ज्यादा नहीं होती इनमें, और मगर क्या है डिसएडवांटेज इसका यही है कि ये एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और रेजोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इज नॉट एज हाई एज इनफ। तो हमारे पास ये इतनी ज्यादा हाई इनफ भी इसकी रेजोल्यूशन नहीं होती, दैट इज इट्स डिसएडवांटेज। ठीक है, so these are the some of the references जिसके थ्रू आप ये further जितनी भी structures हैं हम इनको study कर सकते हैं। So that's all from today's topic of protein structure determination.